दोस्तों, अमेरिका के पेंटागन ने हर साल की तरह इस साल भी चीन की मिलिट्री को लेकर अपनी एनुअल रिपोर्ट पिछले महीने सेनेट के सामने रखी थी। 196 पेज की इस डिटेल रिपोर्ट में कई सारी बातें हैं जो आने वाले वक्त में चीन की स्ट्रैटेजी, उनके प्लान्स और उनकी कैपेबिलिटीज के बारे में हमें आगाह करती है। अब भारत की दृष्टि से भी रिपोर्ट काफी अहम है। तो क्या था इस रिपोर्ट में और चाइनीज मिलिट्री में क्या चल रहा है, आज जानेंगे हम इस वीडियो में। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चीन की रिपोर्ट में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि धीरे धीरे अब से अपनी आर्मी का साइज कम करने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ वो नेवी, एयरफोर्स और रॉकेट डिविजन्स में ज्यादा लोगों की भर्ती कर रहे हैं। ये डेवलपमेंट काफी अहम है क्योंकि ये दर्शाता है कि अब वो समुद्र में अपनी दादागिरी दिखाने वाले हैं। आज चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी फ्लीट पहले से ही है और अगर वो इसे और ज्यादा पंप कर रहे हैं तो एक तरह से अमेरिका और ताइवान के लिए काफी खतरनाक बात है। 2049 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आए 100 साल हो जाएंगे और इसीलिए उनका एम है कि तब तक वो ताइवान को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लें। लेकिन उनके लिए समस्या ये थी कि ताइवान को अमेरिका और कई सारे अलायंस का समर्थन प्राप्त है। इसीलिए अगर ये मिशन एग्जीक्यूट करना है तो इसके लिए उन्हें अपने नेवल और एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपने मिलिट्री स्ट्रक्चर में भी काफी सारे चेंजेस प्लान किए हैं। आज चीन मिलिट्री थिएटर स्ट्रक्चर को ज्यादा प्रायोरिटी देता दिख रहा है। अगर भारत जैसी मिलिट्री की बात करें तो हमारे यहाँ अलग स्ट्रक्चर है जहाँ पर हम जगह के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कहाँ एयरफोर्स की जरूरत है, कहाँ आर्मी की। इसके साथ साथ इन सभी फोर्सेस के अपने अलग अलग प्रोटोकॉल्स और सप्लाई सिस्टम्स हैं। चीन के थिएटर सिस्टम में वो लोग एक इंटीग्रेटेड फोर्सेस को प्राथमिकता देते हैं जिनमें इन सभी की सप्लाईज लाइन से लेकर बाकी सभी ऑपरेशंस को मर्ज कर दिया जाता है और एक थिएटर में लगभग तीनों ही फोर्सेस के लोग शामिल होते हैं। चीन के हर थिएटर को एक अलग जनरल कमांड करता है। उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा जनरल को पॉलिटिकल विंग के हेड के तौर पर इसमें रखा जाता है। इसके बाद पेंटागन की इस रिपोर्ट ने एमसीएफ के बारे में काफी कुछ मेंशन किया है। एमसीएफ यानी कि मिलिट्री सिविल फ्यूजन। इस सिस्टम के तहत वो वहाँ की सभी प्राइवेट कंपनीज को मिलिट्री के साथ कंबाइन करने में लगे हुए हैं, जिसका मतलब है कि अगर वहाँ की किसी प्राइवेट कंपनी के पास कोई टेक्नोलॉजी है तो वो फिर अब आर्मी के पास भी है। ये काम सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है बल्कि आर्मी चाहे तो वक्त आने पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज से लेकर बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी यूज कर सकती हैं। चीन ने अब भी ये प्लान किया है कि जितने भी हाईवेज वगैरह वो बनाने वाले हैं वो इस बात को ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे कि उनकी आर्मी भी होने वक्त आने पर इस्तेमाल कर सके। इस रिपोर्ट में चीन की MPDW यानी मल्टी डोमेन प्रिसिशन वॉरफेयर स्ट्रेटजी पर भी काफी बात हुई है, जिसका काम है चीन के C4 ISR नेटवर्क्स को बढ़ाना। C4 यानी कि कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटिंग। ISR का मतलब है इंटेलिजेंस, सर्विस, रिकॉनेसेंस। आसान भाषा में समझें तो अब चीन का गोल ट्रेडिशनल वॉरफेयर को छोड़ने का है जिसमें सिपाहियों की मदद से आप जंग जीतते थे। चीन का प्लान ये है कि वो अपनी नई स्ट्रैटेजी में AI, मशीन लर्निंग और बिग डेटा जैसी चीजों का इस्तेमाल करके दुश्मन के वेपन सिस्टम्स को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और उसमें कमियां खोजेंगे। इस तरह वो किसी जंग के मैदान में दुश्मन के ऑपरेशनल सिस्टम्स, फिर चाहे वो कम्युनिकेशन चैनल्स हो या एडवांस वेपन्स, उन सभी को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। ये जंग को लेकर एक मॉडर्न अप्रोच है जो चीन अब अपनी मिलिट्री के अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहा है और उनका गोल है कि 2027 तक वो भी खुद को अमेरिका के लेवल की एडवांस मिलिट्री फोर्स बना दे। चीन अपने एयरक्राफ्ट्स को भी मॉडर्नाइज करने में लगा हुआ है। उनके पास अभी 1900 कॉम्बैक्ट फाइटर प्लेन्स हैं और अगर बाकी ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स को भी मिला लिया जाए तो स्ट्रेंथ 2900 तक पहुंच जाती है। इन एयरक्राफ्ट्स में से लगभग 800 एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं और अगले 4 साल में वो लगभग अपने सभी एयरक्राफ्ट को 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट से रिप्लेस कर देंगे। वहीं उन्होंने अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को भी डिप्लॉय करवाना शुरू कर दिया है, जिसका एक बड़ा एग्जाम्पल है J-20 एयरक्राफ्ट जो अमेरिका के टॉप फाइटर एयरक्राफ्ट की टक्कर का है। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन ने एक H-6N बॉम्बर को भी अपने फ्लीट में शामिल किया है जो चीन का पहला एयरक्राफ्ट होगा जिसमें हवा में ही रिफ्यूल होने की कैपेबिलिटी होगी। इसके अलावा चीन अभी 3 ऐसी लोकेशंस डेवलप करने में लगा हुआ है जहां से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स या ICBMs को शूट किया जा सके। और जैसा कि नाम से ही साफ है कि ICBMs किसी महाद्वीप पर हमला कर सकती हैं, ना कि सिर्फ एशिया तक ही। चीन ने इसके अलावा एक स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स या SSF को भी डेवलप करना शुरू कर दिया है जिसका मेन गोल स्पेस, साइबर स्पेस
और इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेटिव वॉरफेयर और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर मिशंस को कंबाइन करने का है और ये फोर्स इन्हीं चीजों पर स्पेशली फोकस करने के लिए बनाई गई है। चाइना ने इसके साथ साथ अपने लिए खुद का ही इंजन सिस्टम्स बनाना भी शुरू कर दिया है। अभी तक चीन में बनने वाले एयरक्राफ्ट भी रूस के बनाए हुए इंजन से इस्तेमाल कर रहे थे, इसीलिए जो JF-17 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को चीन ने दिए थे वो आज के समय में ऑपरेशनल नहीं है, क्योंकि उनके अंदर रशियन इंजन था जिससे बहुत सारी शिकायतें आ रही थी और रूस और यूक्रेन की जंग के बाद तो इनके स्पेयर पार्ट्स का मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। इन सारी परेशानी से निपटने के लिए चीन ने 100% डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। चीन के नए J-20 एयरक्राफ्ट में अब वहीं का बना हुआ WS-10 इंजन इस्तेमाल होगा। चीन ने इस साल कई सारे लॉज भी पास किए हैं जो उन्हें इस पूरे ग्रैंड प्लान में काफी मदद करने वाले हैं। इन लॉज को नेशनल डिफेंस लॉ, नेशनल सिक्योरिटी लॉ, काउंटर टेररिज्म लॉ, नेशनल डिफेंस ट्रांसपोर्टेशन लॉ, साइबर सिक्योरिटी लॉ और इंटेलिजेंस लॉ भी शामिल है। ये सभी लॉज अब मिलकर मिलिट्री को इतनी पावर दे चुके हैं कि वो तिब्बत से लेकर ताइवान तक में अपनी दादागिरी कर सकती है। किसी भी तरह के थ्रेट को रिजॉल्व करने के लिए जो मन में आए वो कर सकती है, किसी को भी हैक कर सकती है, जब चाहे वहां की प्राइवेट फैसिलिटीज का इस्तेमाल करके अपनी मोबिलाइजेशन कर सकती है। इसमें एक इंपॉर्टेंट लॉ क्रिप्टोग्राफी लॉ भी है। क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल एनक्रिप्शन के लिए होता है, जैसे व्हाट्सएप में एनक्रिप्शन है। आपका मैसेज सिर्फ आप देख सकते हैं और सिर्फ वो लोग जिन्हें आपने वो मैसेज भेजा है। अगर इसके बीच में कोई डेटा चुरा ले तो उसे उस डेटा को एक्सेस करने के लिए डिक्रिप्शन कीज की जरूरत होती है। चीन के इस नए क्रिप्टोग्राफी लॉ के हिसाब से अब सभी तरह के एनक्रिप्शंस को पहले उनकी सरकार के साथ रजिस्टर करवाना होगा, यानी टेक्निकली उनके पास अब हर चीज की डिक्रिप्शन की आ जाएगी और प्राइवेसी जो पहले से ही चीन में कम थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। चीन ने अपने इस प्लान के लिए 3 डेडलाइंस रखी हैं। पहली है 2027 की डेडलाइन। तब तक चीन का प्लान उनकी आर्म्ड फोर्सेस, वेपन सिस्टम्स और मिलिट्री थियरीज और स्ट्रेटजीज को मॉडर्नाइज करने का है। इसके बाद 2035 तक ये मॉडर्नाइजेशन तो जारी रहेगा, लेकिन साथ ही वो अपनी आर्मी में स्ट्रक्चरल लेवल पर भी कई सारे चेंजेस करने का सोच रहे हैं और 2049 तक बाकी जितनी भी छोटी मोटी कमियां हैं इन पर सुधार करते हुए उनका फाइनल रूप बाहर आ जाएगा। चाइनीज आर्मी का जो थिएटर भारत के बॉर्डर्स को संभालता है वो है वेस्टर्न थिएटर, और इसने अभी हाल ही के कुछ सालों में भारत में तो घुसपैठ करके अपना रवैया साफ कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ अब वो भूटान जैसे देशों पर भी काफी प्रेशर डाल रहे हैं। उनके भी काफी हिस्सों पर अपना दावा ठोक चुके हैं। शी जिनपिंग का प्लान दोबारा से वही है जो कभी माओ का था। माओ ने कम्युनिस्ट सरकार स्टैब्लिश करने के बाद जिस तरह से शिनजियांग और तिब्बत पर कब्जा कर लिया था, उसी तरह अब शी जिनपिंग माओ के अधूरे छोड़े हुए काम को पूरा करने में लगे हुए हैं। उन्होंने पहले हांगकांग के लोगों के सारे राइट्स छीने, फिर तिब्बत की पॉपुलेशन में जानबूझकर बाहर से लोग भेजे ताकि वो मिक्स हो जाएं और वहां पर से तिब्बत के कल्चर को खत्म किया जा सके। अब शी जिनपिंग की नजर ताइवान पर है, जिसे वो अब तक अमेरिका की वजह से हाथ नहीं लगा पा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे चीन अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज बढ़ाएगा वैसे ही वो अपने बॉर्डर इश्यूज को सेटल करने में और भी ज्यादा सक्षम हो जाएगा। अमेरिका तो आज के समय में वैसे ही हमें घबराए हुआ दिखता है। उसका अफगानिस्तान से एग्जिट और यूक्रेन वॉर में डायरेक्टली इंटरफेयर ना करना चीन के हौसले को और भी ज्यादा बुलंद कर रहा है। खैर, आप चीन के इस प्लान के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।